हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा है मॉड्यूल नंबर 6। मॉड्यूल 6 रहेगा जो एक्सेल से रिलेटेड है। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 मॉड्यूल्स देख चुके हैं। ये मॉड्यूल 6 का पहला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आपकी लिखा हुआ है। विच चार्ट shows the proportion of how one or more data element relate to another data element। कौन सा चार्ट यह दर्शाता है कि एक या अधिक डेटा तत्व दूसरे डेटा तत्व से किस प्रकार संबंधित है। तो आपने बहुत सारे चार्ट्स के नाम सुने होंगे। उनमें से कुछ चार्ट के नाम ये यहाँ पर सामने लिखे हुए हैं। इन्हीं चार्ट में से एक चार्ट ऐसा है जो आपको क्या करता है, प्रोपोर्शन शो करता है। तो प्रोपोर्शन किस टाइप से शो करता है तो मैं आपको ये यहाँ पर दिखाता हूँ। आप नीचे की तरफ देखेंगे, एक एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है यहाँ पर। हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं। मैथ पसंद करने वाले 16 छात्र हैं। साइंस पसंद करने वाले 12 छात्र हैं। इंग्लिश पसंद करने वाले 8 छात्र हैं। आर्ट पसंद करने वाले 4 छात्र हैं। तो आप अगर इधर की तरफ देखेंगे, जो ये चार्ट दिख रहा है कलर्ड में आपको, इसी चार्ट का नाम है पाई चार्ट। ठीक है, इस चार्ट का नाम पाई चार्ट। तो अब लिखा हुआ, अब अगर मैं इन 40 छात्रों को एक पूरे गोल पिज्जा की तरह मान लूं तो मैथ का हिस्सा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 16 स्टूडेंट हैं। तो ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये किसका पार्ट है? ये आपका मैथ का पार्ट है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी सेक्शन में। फिर आर्ट का हिस्सा सबसे छोटा होगा, क्योंकि केवल 4 छात्र हैं। तो यहाँ पर आप इस कलर को देखोगे तो ये डिनोट कर रहा है आर्ट को। ठीक है। पाई चार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, जिसका हिस्सा ज्यादा होगा उसका टुकड़ा बड़ा होगा, और जिसका हिस्सा कम होगा उसका जो पार्ट है वो क्या होगा? छोटा होगा। तो सिंपल सी ये एनालॉजी है। पिज्जा के टुकड़े अलग अलग सब्जेक्ट को डिनोट करें, जितना ज्यादा छात्र उतना बड़ा पिज्जा का टुकड़ा होगा। ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे पाई चार्ट क्या बताता है? अगर आप देखोगे, पाई चार्ट बताता है कि कौन कुल टोटल का मतलब कितना हिस्सा होगा। पाई चार्ट बराबर होल का हिस्सा या पार्ट ऑफ अ होल। A pie chart shows the proportion और परसेंटेज ऑफ ईच कैटेगरी इन टोटल। पाई चार्ट यह दिखाता है कि कुल टोटल में प्रत्येक श्रेणी का कितना हिस्सा होगा। तो सिंपल एक इस तरह का चार्ट बनेगा, और इसी चार्ट को क्या बोला जाएगा? पाई चार्ट बोला जाएगा। ये पूरा 100% होगा, 100% में से किसका कितना हिस्सा है। तो अगर हम इस हिसाब से पिछले वाले क्वेश्चन पे वापस जाएं, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाई चार्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। की जो यहाँ पर लिखा हुआ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बिलोंग्स टू। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसको बिलोंग करता है, किससे संबंधित है? तो आप अगर देखेंगे इसको, वैसे तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है क्या? ओरिएंटेशन है। मिलते हैं कहाँ? मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एमएस वर्ड खोलता हूँ, एमएस वर्ड खोल के दिखाता हूँ। एमएस वर्ड पे आप आओगे, यहाँ पर एमएस वर्ड पे आप लेआउट के अंदर जाओगे, लेआउट नाम की टैब है। इस टैब के अंदर आपको जाना है ओरिएंटेशन सेक्शन पर। ओरिएंटेशन पर आओगे, ओरिएंटेशन में मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर क्लिक करके देखोगे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट आपको पोर्ट्रेट ही मिलता है। ठीक है। सेम ऐसे ही जब आप एक्सेल ओपन करोगे तो एक्सेल में आपको कहाँ पर आना है? एक्सेल में आपको पेज लेआउट पे आना है। और पेज लेआउट पे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ओरिएंटेशन नाम का ऑप्शन। यहाँ पर आप ओरिएंटेशन के अंदर देखोगे, तो मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? पोर्ट्रेट मिल रहा है। तो एक्सेल में भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। फिर मैं आपको एक बार पावर पॉइंट पे दिखाता हूँ। पावर पॉइंट पे जब आप आओगे तो पावर पॉइंट में यहाँ पर आप डिजाइन के अंदर जाना पड़ेगा आपको। डिजाइन पे जाओगे, डिजाइन पे क्लिक किया मैंने, स्लाइड साइज पे क्लिक किया, कस्टम स्लाइड साइज पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लिखा हुआ है। तो स्लाइड जो बाय डिफॉल्ट होती है, स्लाइड बाय डिफॉल्ट आपकी लैंडस्केप होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। पावर पॉइंट में जो स्लाइड होती है बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होती है, और जो नीचे नोट्स और हैंडआउट लिखा हुआ है ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ये पोर्ट्रेट होता है। तो दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। लेकिन एमएस वर्ड और एक्सेल में, एमएस वर्ड और एक्सेल में आपको ये हमेशा कैसा देखने को मिलेगा? एमएस वर्ड और एक्सेल में अगर आप एमएस वर्ड खोल रहे हो, एमएस वर्ड और एक्सेल, तो बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो आपको कैसा मिलता है? पोर्ट्रेट मिलता है। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पेज ओरिएंटेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच टैब विच टैब यूज टू एक्सेस द व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल टूल्स। व्हाट इफ एनालिसिस आपको कहाँ मिलता है? एक्सेल में। तो इसके लिए हमें एक बार एक्सेल खोलना पड़ेगा। एक्सेल खोल लेते हैं। एक्सेल पे जाएंगे।
इस एक्सेल के अंदर डेटा टैब पे जाना पड़ेगा। डेटा टैब पे आएंगे सबसे पहले, और डेटा टैब के बाद हमें कहाँ पे आना पड़ेगा, व्हाट इफ एनालिसिस। तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि व्हाट इफ एनालिसिस किस टैब के अंदर, डेटा टैब के अंदर। लेकिन उसके साथ में आपको ध्यान होना चाहिए व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन होते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टैब। क्योंकि फर्दर कभी कभी पूछ लेता है गोल सीक कहाँ पर मिलता है, तो गोल सीक व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर मिलेगा, जो कि डेटा टैब में अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डेटा टैब आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर इन अरेज। कौन सा फंक्शन किसी श्रेणी में संख्याओं वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है। सिंपल, यहाँ पर उन सेल्स की काउंटिंग करनी है जिनमें नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ उनकी काउंटिंग करनी है जिनमें नंबर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या कहना चाह रहा है, मैंने, मेरे पास यहाँ पर एक एक्सेल है, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं, मैं आपको नंबर लिख के दिखाता हूँ। मैंने 45 लिखा हुआ है यहाँ पर, 45, 23, और यहाँ पर मैंने ए लिखा, बी लिखा, यहाँ पर 7, 1 2 लिखा है, और 8 लिखा हुआ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ वही काउंट करना है कि जिनमें नंबर लिखे हो। तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल COUNT, काउंट, ओपन ब्रैकेट, और मैंने इसको यहां से क्या किया है, इसको सिलेक्ट किया, रेंज दी, और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर कितने, तो हमारे पास टोटल 5 ही नंबर थे। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो आंसर में क्या आ गया, 5। तो काउंट एक ऐसा फंक्शन है, काउंट सिर्फ किसकी काउंटिंग करता है, नंबर की। इक्वल काउंट, और इसके अंदर आप रेंज दोगे, तो ये ओनली किसकी काउंटिंग करता है, नंबर्स की काउंटिंग करता है। ठीक है, अगर आपको ये देखना है कि सेल कितनी फिल है, तो सेल फिल काउंट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, काउंट ए लगाना पड़ेगा, काउंट ए और रेंज। अगर आप ये चेक करना चाह रहे हो, हाउ मैनी सेल फिल्स, हाउ मैनी सेल फिल, कितनी सेल भरी हुई हैं, अगर आपको ये देखना है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, काउंट ए लगाना। अगर शर्त के साथ में नंबर की काउंटिंग करनी है, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा काउंट ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर काउंट। सिंपल, विदाउट कंडीशन के काउंट करना है सिर्फ नंबर को, विदाउट एनी कंडीशन, एनी कंडीशन नंबर काउंटिंग करनी है, नंबर काउंटिंग। ये कब आएगा, जब विथ कंडीशन, आपकी कंडीशन दी गई हो, तब अगर काउंटिंग करनी है। सम, नंबर को ऐड करने के लिए, एडिशन करना हो नंबर का, इक्वल सम लगा देंगे आप, इक्वल सम, और जो भी आपकी रेंज है। और अगर शर्त के साथ में आपको सम करना है, तो यहाँ पर विथ कंडीशन एडिशन होगा, विथ कंडीशन एडिशन करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एक्सेल ऑप्शन रीअरेंज द रोज बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। कौन सा एक्सेल विकल्प किसी विशेष कॉलम की सामग्री के आधार पर पंक्तियों को पुनर्व्यवस्थित करता है। तो सिंपल, इसमें पूछा है शॉर्टिंग के बारे में, पूछा है डेटा को क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई है, आप इसको एक बार देखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, शॉर्ट अरेंज द डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड कॉलम। शॉर्ट किसी चुने हुए कॉलम के आधार पर डेटा को क्रम, ऑर्डर में व्यवस्थित करता है। सिंपल एनालॉजी, इमेजिन स्टूडेंट स्टैंडिंग इन अ लाइन विद द डिफरेंट मार्क्स 70 90 60 85 और 70। टीचर से स्टैंड फ्रॉम द लोएस्ट मार्क्स टू हाईएस्ट। टीचर ने बोला है कि छोटे मार्क्स से बड़े मार्क्स की तरफ खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, पहले 70, फिर 75 आ जाएगा, 85 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, इस तरह से। दिस रीअरेंजिंग द स्टूडेंट इज एग्जैक्टली व्हाट शॉर्ट डज इन एक्सेल। एक्सेल में शॉर्ट भी
डेटा को इसी तरह नए क्रम में लगा देता है। तो सिंपल सॉर्टिंग क्या होती है, ए टू जेड या जेड टू ए होती है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, नीचे लिखा शॉर्ट चेंज द ऑर्डर ऑफ द रो बेस्ड ऑन वैल्यूज इन सिलेक्टेड कॉलम। जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किया होगा उसके बेसिस पे ये क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट चुने हुए कॉलम के डेटा के अनुसार रोज का क्रम बदल देता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा शॉर्टिंग। ठीक है, शॉर्ट आ जाएगा। एक बार हम करके भी देख लेते हैं। एक्सेल में, सिंपल एक्सेल में चलते हैं एक बार। एक्सेल में चलते हैं। जो भी ये डेटा है इसको मैं यहाँ से कुछ नंबर बदल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 12 लिखा है और यहाँ पे मैंने 13 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपल इनको सॉर्टेड करना। तो मैंने सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर, या तो होम पे आप चले जाओ, होम पे जाओगे और यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दोगे तो नंबर ये आप देखोगे छोटे से बड़े क्रम में हो गए। या फिर आप क्या करोगे, शॉर्टिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये नंबर कुछ इस तरह से अरेंज हो गए। या फिर आप डेटा टैब पे जाओगे तो डेटा टैब पे भी शॉर्टिंग का ऑप्शन है, ए टू जेड या फिर जेड टू ए करोगे। ठीक है, इस तरह से आप शॉर्टिंग कर सकते हो। और अगर आपको एडवांस शॉर्टिंग करनी है तो आप इस ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ से मल्टीपल कंडीशंस के अप्लाई करके आप शॉर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी हो गया, शॉर्ट। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑप्शन डिस्प्ले द रोज दैट मीट सर्टेन कंडीशन इन एमएस एक्सेल। कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल में कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर कंडीशन आ गई है, तो जब भी कंडीशन के बेसिस पे आपको रिजल्ट दिखाना है, कंडीशन है इन एमएस एक्सेल, तो उसके बेसिस पे रिजल्ट दिखाना, तो हमेशा इसके लिए क्या आता है, यहाँ पर फिल्टर आता है। तो फिल्टर कैसे काम करता है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया, मैं यहाँ पर एक रो इंसर्ट करता हूँ, राइट क्लिक, एक रो इंसर्ट की और मैंने यहाँ पर लिखा डेटा। ठीक है, और मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट करके कंट्रोल टी, एक टेबल में बदल दिया। अब टेबल में बदलने के बाद मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे क्या करो, नंबर फिल्टर पे गया मैंने बोला जो वैल्यू ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मैंने बोला यहाँ पर जो भी वैल्यू 20 से बड़ी है तो सिर्फ उसी को दिखाओ। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करूंगा तो आप देखो सिर्फ यहाँ पर कितनी वैल्यू रह गई, यहाँ पर ओनली 2 वैल्यू रह गई है। तो डेटा हमारा क्या हो गया है, फिल्टर हो गया है कुछ कंडीशन के बेसिस पे। तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर क्या है, फिल्टर। ठीक है, आगे क्या है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेटिंग इज मॉडिफाई, विच सेटिंग इज मॉडिफाइड टू प्रिंट वर्कशीट इन लेटर हेड। वर्कशीट को लेटर हेड में प्रिंट करने के लिए किस सेटिंग को संशोधित किया जाता है। तो जब भी आप क्या करना चाह रहे हो, वर्कशीट में लेटर हेड को प्रिंट करना चाह रहे हो, लेटर हेड की मदद, लेटर हेड पे वर्कशीट को प्रिंट करना चाह रहे हो, तो आपको क्या सेट करना पड़ेगा, मार्जिन सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप एमएस वर्ड के थ्रू भी समझ सकते हैं। आप मान लीजिए एमएस वर्ड पे आएंगे तो यहाँ पर जो आपका मार्जिन एरिया है, ठीक है, आप लेआउट पे जाएंगे, मार्जिन पे जाएंगे, आपको इस मार्जिन को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम एक एनालॉजी के थ्रू देखते हैं। एनालॉजी क्या कहती है, एनालॉजी कहती है मार्जिन पेज के किनारों पर छोड़ी गई खाली जगह होती है। व्हेन यूजिंग अ लेटर हेड व्हिच ऑलरेडी हैज अ कंपनी स्कूल नेम एंड लोगो एट द टॉप, वी एडजस्ट द टॉप मार्जिन सो द वर्कशीट कंटेंट डज नॉट ओवरलैप विद द लेटर हेड। लेटर हेड प्रिंट करते समय मार्जिन बदला जाता है ताकि डेटा लेटर हेड के ऊपर ना छपे। सिंपल एनालॉजी क्या कहती है, इमेजिन योर स्कूल नोटबुक ऑलरेडी हैज द स्कूल नेम प्रिंटेड ऑन द टॉप। ठीक है, इफ यू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द वेरी टॉप, your writing will cover the school name, so you leave some space and start writing below it. That extra space is called margin. एक्सेल में लेटर हेड पर प्रिंट करने के लिए मार्जिन सेट किया जाता है। ठीक है, तो मार्जिन क्या, एम्प्टी स्पेस अराउंड द पेज होता है, लेटर हेड नीड मोर स्पेस एट द टॉप। तो हमें ऊपर जब हम पेज को प्रिंट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बार एमएस वर्ड पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेरा यहाँ पर कुछ ऑलरेडी स्कूल का कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, स्कूल का लिखा हुआ है, कंपनी का लिखा हुआ है। तो हम इतना मार्जिन क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसके नीचे ही हम जो भी लिखेंगे इसके नीचे ही लिखना चालू करेंगे। और जब हम प्रिंट करेंगे लेटर हेड लगा के, तो इतना एरिया जो मेरा लेटर हेड का उसके ऊपर लेटर हेड की जो इमेज है वो प्रिंट होके आएगी और उसके नीचे हमारा क्या प्रिंट होके आ जाएगा,
कंटेंट प्रिंट होके आ जाएगा। तो हमने इसके लिए क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें मार्जिन की सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बदलेंगे, लेटर हेड में, लेटर हेड पर अगर वर्कशीट को प्रिंट करना है तो मार्जिन में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट, सिंपल वापस से क्वेश्चन आ गया, असेंडिंग ए टू जेड करना है या जेड टू ए करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शॉर्टिंग का यूज करेंगे, ठीक है। विच बॉक्स इज प्रेजेंट इन पिवोट टेबल फील्ड, पिवोट टेबल फील्ड में कौन सा बॉक्स मौजूद है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको कॉलम मिलता है, व्यू नाम का कोई बॉक्स नहीं होता, लेआउट नाम का कोई बॉक्स नहीं होता, फॉर्मूलाज नाम का कोई भी बॉक्स नहीं होता है। मैं आपको एक बार पिवोट टेबल पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया और सिंपल मैंने इसी डेटा को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से इंसर्ट पे गया और मैंने यहाँ पिवोट टेबल पे क्लिक किया और सिंपल मैंने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पर इस सेक्शन की तरफ, इधर की तरफ, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, फिल्टर मिलता है, कॉलम मिलता है, रोज मिलता है और वैल्यू। आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है, नोट कर लेना है। इन चार नाम को आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, लाइक दैट पूछेगा कौन इनमें से कौन सा कॉलम नहीं है, कौन सा बॉक्स नहीं है, इस टाइप से कि कौन सा बॉक्स नहीं है। तो हमारे पास फिल्टर नाम का बॉक्स है, कॉलम नाम का बॉक्स है, रोज नाम का बॉक्स और वैल्यूज। या फिर क्वेश्चन पूछता है, आपको चार ऑप्शन देगा, चार में से तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, एक ऑप्शन होगा, तो पूछेगा इनमें से बताओ कौन सा एक पिवोट टेबल का फील्ड है। तो पिवोट टेबल का यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर कॉलम लिखा हुआ है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉलम नाम का ऑप्शन अवेलेबल है, ना तो व्यू ऑप्शन है, ना लेआउट है, ना ही फॉर्मूलाज है, ठीक है। क्या क्या मिलेगा आपको, फिल्टर मिलेगा, इसके अलावा फिल्टर ऑप्शन हो जाएगा, फिल्टर के बाद आपको क्या मिलेगा, एक रोज मिल जाएगा और एक आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यूज मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, तो इनको ध्यान रखना, टोटल चार ऑप्शन होते हैं पिवोट टेबल फील्ड में। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, विच की कंबाइन विद द कंट्रोल की क्रिएट अ मैक्रो की इन एक्सेल, कौन सी कुंजी कंट्रोल की के कुंजी के साथ में मिलकर एक्सेल में मैक्रो बनाती है। तो मैक्रो बनाने के लिए यहाँ पर आप देखोगे, तो हम एक्सेल पे चलते हैं, एक्सेल पे जाएंगे, एक्सेल पे जाने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर व्यू टैब पे जाऊंगा और व्यू टैब पे जाने के बाद मैं यहाँ पे मैक्रो पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मैक्रो पे क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड अ मैक्रो, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कंट्रोल। अगर मैं यहाँ पे नंबर प्रेस करता हूँ, मैंने इसके अंदर मान लीजिए वन लिखा और मैं इसको ओके करता हूँ, जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो ये मना कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगर आप पढ़ोगे लिख के आ रहा है, शॉर्टकट की मस्ट बी अ लेटर, और लेटर का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट, अल्फाबेट ही यूज कर सकते हो। तो कंट्रोल की के साथ में जो भी ये कंट्रोल की है, इसके साथ में सिर्फ किसका यूज हो सकता है, इसके साथ में लेटर, और लेटर का मतलब क्या हमारा, अल्फाबेट। तो यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अल्फाबेटिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ सेल्स आर नेम इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में सेल के नाम कैसे होते हैं, तो अल्फाबेटिक नाम होते हैं कॉलम के, अल्फाबेटिक नाम मिलते हैं हमें कॉलम के, न्यूमेरिक नाम मिलते हैं हमारे रोज के नाम होते हैं, और अल्फा न्यूमेरिक हमारे किसके होते हैं, सेल्स के होते हैं, ठीक है। सेल्स के नाम होते हैं अल्फा न्यूमेरिक। एक बार देखते हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे जो ये ए लिखा हुआ है, ए है, बी है, सी है, जो भी ये नाम दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अल्फाबेट, इन सभी को क्या बोलेंगे, जो वर्टिकल ब्लॉक्स होते हैं, जो खड़े में होते हैं, जो भी ब्लॉक्स खड़े में हैं, ये सारे हमारे कॉलम होते हैं, वर्टिकल ब्लॉक्स कॉलम होते हैं। जो भी हमारे इस तरह से हैं, इस तरह से, तो ये सारी क्या होती हैं, ये सारी रोज होती हैं, ठीक है। और जो ये पर्टिकुलर एक ब्लॉक होता है, ये इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है, इन ब्लॉक्स को बोलते हैं सेल, ठीक है। जब रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मान लीजिए कॉलम जा रहा है और यहां से ये रो गुजर गई, तो जब रो और कॉलम ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाती है, ये सेल बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो सेल के नाम कैसे होते हैं, जब आपने मान लीजिए यहाँ पर क्लिक किया, तो ये आप देखेंगे नेम बॉक्स है, इस नेम बॉक्स में इस सेल का नाम आ रहा है, जहां पर मैंने F4 पे क्लिक किया, तो ये F4 नाम की एक सेल है, तो इसका नाम कहाँ पे दिखाई दे रहा है, नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है। तो एक सेल का नाम अल्फा न्यूमेरिक होता है, आगे अल्फाबेट होता है और उसके पीछे नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिकली, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, हाउ इंसर्ट चार्ट इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं।
तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए सिंपल आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे और इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या चाहिए, चार्ट। तो ये चार्ट ब्लॉक रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, पिक्चर है, शेप्स है, आइकन है, ये सब कहाँ मिलते हैं, ये इंसर्ट टैब में मिलते हैं। और यहाँ पर लिंक, लिंक का मतलब हाइपर लिंक है, वर्ड आर्ट है, ये फेमस हेडर फूडर है, ये सब कहाँ पर मिलते हैं, इंसर्ट में मिलते हैं। थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट में किस ग्रुप में, चार्ट ग्रुप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच क्रिएट अ बार डायग्राम। बार डायग्राम कौन सा, कौन बनाता है, तो बार डायग्राम क्या है, बार डायग्राम लाइक अ चार्ट। ठीक है, तो ये भी आपको कहाँ मिलेगा, इंसर्ट के अंदर, चार्ट में ही मिलेगा। तो एक्सेल पे जाओगे और इंसर्ट पे जाओगे और यहाँ पर जाने के बाद आप इंसर्ट पे ये चार्ट ऑप्शन, इस पे क्लिक करोगे। तो एक बार थोड़ा सा डेटा सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, चार्ट ऑप्शन पे जाएंगे, ऑल चार्ट, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये बार चार्ट। तो इसी चार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्ट और चार्ट ऑप्शन रहेगा, इंसर्ट के अंदर चार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इसके बाद फर्दर क्वेश्चन नंबर 14, विच इज नो आर्गुमेंट फंक्शन। नो आर्गुमेंट फंक्शन कौन, तो नो आर्गुमेंट का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसके ब्रैकेट्स के अंदर हम कुछ नहीं लिखते हैं, लाइक दैट यहाँ पर नाउ फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसके ब्रैकेट्स कैसे होता है, एम्प्टी होता है। या फिर हम इस्तेमाल करते हैं टुडे फंक्शन। ठीक है, टुडे लिखते हैं, इसके ब्रैकेट्स भी कैसे होते हैं, एम्प्टी होते हैं। जिन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा जाता, ये ब्रैकेट्स खाली होते हैं, तो ऐसे ही फंक्शन क्या कहलाते हैं, नो आर्गुमेंट फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो आर्गुमेंट फंक्शन इन एक्सेल डेफिनेशन, नो आर्गुमेंट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट वर्क्स विदाउट एनी इनपुट वैल्यू। इनको इनपुट देने की कुछ जरूरत नहीं होती, कोई भी आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं होती, इनसाइड द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब सिंपल ये था, इक्वल, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नाउ, और ये इसके पैरेंथेसिस हो गए। तो यहाँ पर कोई इनपुट नहीं दिया हमने। ठीक है, नो आर्गुमेंट फंक्शन वह फंक्शन होता है जिसे काम करने के लिए किसी वैल्यू या रेफरेंस की जरूरत नहीं होती है। सिंपल लिखा हुआ, थिंक ऑफ अ वॉल क्लॉक, यू डोंट नीड टू टेल द क्लॉक द करंट टाइम, इट ऑलरेडी नोज एंड थ्रोज इट। सिमिलरली सम एक्सेल फंक्शन ऑटोमेटिकली रिटर्न इंफॉर्मेशन विदाउट नीडिंग एनी इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे घड़ी को समय बताने की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही कुछ एक्सेल के फंक्शन बिना किसी इनपुट के परिणाम देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फंक्शन हो सकते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर ऐसे कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस के नाम है, नाउ, रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम, टुडे, रिटर्न द करंट डेट, रैंड फंक्शन रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1। ठीक है, तो रैंड फंक्शन क्या करता है, रैंड फंक्शन रिटर्न अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। पाई, रिटर्न द वैल्यू ऑफ पाई, जो भी पाई की वैल्यू होती है वो वापस करता है। तो सिंपल ये यही काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखने का तरीका सिंपल यही है, इक्वल टुडे, इक्वल नाउ, इक्वल रैंड, इक्वल पाई। इनके ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और ये रिजल्ट कैसा देता है, टुडे सिर्फ आपको आज की डेट बताएगा, और जो नाउ होगा वो डेट एंड टाइम बताएगा, और रैंडम फंक्शन क्या, जो रैंड फंक्शन होगा एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0 और 1, 0 to 1 के बीच का एक नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, पाई नंबर, पाई क्या करेगा, रिटर्न पाई एक अपनी वैल्यू वापस करेगा 3.14। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, विच ऑप्शन इंसर्ट अ पिवोट टेबल, कौन सा विकल्प पिवोट टेबल सम्मिलित करता है। तो पिवोट टेबल कहां से मिलेगी हमें, तो हमें इंसर्ट पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल ग्रुप पे जाना पड़ेगा। एक्सेल में देखते हैं, तो एक्सेल में हम गए, एक्सेल में इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इंसर्ट के अंदर आए, और इंसर्ट पे आने के बाद मुझे कहाँ जाना है, पिवोट टेबल। तो पिवोट टेबल इंसर्ट करने के लिए मुझे किस में जाना पड़ेगा, टेबल ग्रुप में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर हो गया इंसर्ट टैब और टेबल ग्रुप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट, विच फंक्शन की ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कौन सी की सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करेगी, तो F2 का काम होता है सेल को रीनेम करने का, सेल को रीनेम करने का। सेल में अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप उसके कंटेंट को बदलना है तो आप F2 यूज कर सकते हो। ठीक है, F5 क्या करती है, ये गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन करती है, गो टू डायलॉग बॉक्स। ठीक है, गो टू का बॉक्स ओपन कर देगी। ठीक है, इसके बाद
F7 क्या करती है? स्पेल चेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। स्पेल चेकिंग करनी है, ग्रामर चेकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे स्पेल चेक। F12 क्या करेगी? अब रिमेनिंग यही है, तो हमारे पास क्या है? सेव एज। सेव एज। अगर आप कंट्रोल F12 यूज करते हैं CTRL प्लस F12, तो ये क्या करेगी? ये ओपन का काम करती है, ओपन का डायलॉग बॉक्स खोलती है। ठीक है, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। हर एक्सेल ओपन किया, मान लीजिए 42 लिखा हुआ है, मुझे इसे एडिट करना है। ठीक है, तो सिंपल मान लीजिए अभी मैं बाहर हूं, मैं इस पे गया और मैंने यहाँ पर की प्रेस कर दी है कीबोर्ड से F2। जैसे ही मैं F2 दबाऊंगा तो कर्सर आप देखिए कि अंदर ब्लिंक करने लगा है। ठीक है, तो F2 का यही काम था। अगर मैंने यहाँ पर F5 प्रेस किया, F5 प्रेस करने पर देखिए क्या खुल ओपन होके आ गया? गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। अभी मैंने प्रेस किया F7, F7 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द शीट, तो मैंने यस बोला। तो यहाँ से स्पेल चेकिंग बोल रहा है कंप्लीट, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, तो ये स्पेल चेकिंग के लिए था। अभी मैं प्रेस करता हूँ F12, तो F12 जैसे ही मैंने प्रेस की तो यहाँ से क्या हो गया है? ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया है। ठीक है, बॉक्स का नाम क्या है? सेव एज। ठीक है, अगर आप देखेंगे, और अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस करता हूँ, तो मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया और F12 की को प्रेस किया। जैसे ही मैं ये दोनों कीज को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये किसका बॉक्स खुल के आ गया है? ओपन का बॉक्स ओपन होके आ गया है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पर? अगर हम इसको देखें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा F12। किसके लिए यूज करेंगे? सेव एज के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच स्टार्ट विद इक्वल साइन। इक्वल साइन से क्या शुरू होता है? तो सिंपल इक्वल साइन से क्या शुरू होता है? फॉर्मूला। लाइक दैट हमने लिखा इक्वल सम, सम यूज करते हैं और यहाँ पर रेंज पास कर देते हैं, तो हमने आगे क्या लगाया? या फिर हमने इक्वल नाउ लिखा था अभी, तो नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो कोई भी फॉर्मूला किससे शुरू होता है? इक्वल से शुरू होता है। इन विच एप्लीकेशन ऑफ डेटा वैलिडेशन यूज, पूछ रहा है डेटा वैलिडेशन किस में यूज करते हैं। तो डेटा वैलिडेशन हम किस में यूज करते हैं? डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल एक्सेल में किया जाता है। ठीक है, एक्सेल को ओपन करेंगे, एक्सेल ओपन किया, डेटा टैब पे जाएंगे, और डेटा टैब पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है? डेटा वैलिडेशन आपको एक्सेल के अंदर गलत डेटा इनपुट करने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इतना, इस एरिया को मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे गया यहाँ पर, और मैंने यहाँ से बोला होल नंबर, और मैंने बोला बिटवीन, बिटवीन में मैंने बोला 50 और 100, ये बोला, और मैंने इसको क्या बोला? ओके कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर लाइक दैट मैंने लिखा 55, एक्सेप्ट कर लिया इसने। मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पर 60, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 50 बिलो या फिर 100 अबव वैल्यू लिखने की कोशिश करूंगा, लाइक द 25 लिखा मैंने, तो ये तुरंत ही मना कर देगा। तो इस चीज को बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। ठीक है, ये सिर्फ वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो कंडीशन के अंदर दे रखी है, ये रॉन्ग इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन कहाँ मिलेगा हमें? तो डेटा वैलिडेशन हमें कहाँ पे मिलता है? एक्सेल के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज इन एमएस एक्सेल 2010। एमएस एक्सेल में पंक्तियों की अधिकतम संख्या क्या है? तो एमएस एक्सेल में अधिकतम पंक्तियां कितनी होती हैं? 10,48,576, इतनी आपकी रोज होती हैं। कॉलम कितने होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम कितने? 16,384 आपके कॉलम है। ठीक है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, रोज इनटू कॉलम, तो आपको क्या मिल जाएंगी? इतनी आपकी सेल्स होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा? एक डेटा लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा थ्योरी कॉमा प्रैक्टिकल। फिर रोल नंबर में 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे राम लिखा हुआ है, कॉमा 87, और प्रैक्टिकल में लिखा हुआ 90। फिर ऐसे ही 2 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 नंबर में इसने लिखा हुआ है श्याम, फिर 68 कॉमा करके 88, ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ऐसे ही फर्दर विजय लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखोगे ये जो वैल्यू रखी हुई है सारी कॉमा, कॉमा से सेपरेट वैल्यू है। इस तरह की वैल्यू क्या बोला जाता है? CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहेगा?
CSV रहेगा। अगला क्वेश्चन, विच वैल्यू इन एक्सेल डिस्प्ले द पेज एग्जैक्टली एज दे अपीयर व्हाइल प्रिंटिंग। एक्सेल में कौन सा व्यू पेजों को प्रदर्शित करता है बिल्कुल वैसे ही जैसे वे प्रिंटेड होने पर दिखाई देता है। तो कौन करेगा ऐसा काम? तो ये काम किसका करेगा? पेज लेआउट करेगा। कौन करेगा? पेज लेआउट। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर गया और मैंने कोई एक ओल्ड डेटा ओपन करता हूँ मैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये पिवोट टेबल का डेटा मैंने इसको ओपन किया और मैंने यहाँ पर व्यू पे गया और व्यू पे जाने के बाद मैं पेज लेआउट पे गया। तो पेज लेआउट पे अभी ये जैसा दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, आपको ये पेज के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा होगा। ये जैसे पेजेस दिख रहे हैं, जिस फॉर्मेट में दिख रहे हैं आपको उसी फॉर्मेट में ये प्रिंट होते हुए दिखाई देंगे। तो ये काम क्या कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है यहाँ पर आप देखेंगे पेज लेआउट। ठीक है, तो जैसे पेज यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि पेज एक्जेक्टली एज दे अपीयर व्हाइल प्रिंटिंग। तो ये कौन सा व्यू काम करेगा? तो ये वाला व्यू कौन काम करेगा? इसका पेज लेआउट व्यू करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? विच ऑपरेशन सीक्वेंस इंसर्ट द हिडन फॉर्मूला बार इन एक्सेल वर्कबुक। कौन सा ऑपरेशन अनुक्रम एक्सेल वर्कशीट में छिपे हुए फॉर्मूला बार को सम्मिलित करता है? तो यहां पर आप एक्सेल पे आ जाइए। अब ये बात कर रहा है फॉर्मूला बार की। फॉर्मूला बार क्या है? तो जो ये पूरी बार है, ये वाली, ये पूरी बार है, इसी बार को क्या बोला जाता है? फॉर्मूला बार बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? फॉर्मूला बार। तो ये बार कैसे लगती है, कैसे हटती है? तो इसको आप हटाने के लिए व्यू ऑप्शन पे जाओगे। व्यू मेनू पे क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्मूला बार इस शो ग्रुप के अंदर। ठीक है, ग्रुप का नाम ध्यान रखिएगा, शो नाम है ग्रुप का। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, फॉर्मूला बार को अनचेक करूंगा, तो आप देखेंगे इसके नीचे जो नेम बॉक्स आ रहा था और वो फॉर्मूला बार की जो बार आ रही थी वो यहाँ से क्या होगी? रिमूव हो गई है। अब मुझे अगर इसको वापस से लगाना है तो मैं वापस से इसको चेक करूंगा। तो इसको वापस से लगाते ही यहाँ पर देखेंगे ये नेम बॉक्स आ गया आपका। ये आपका क्या है? यहाँ पर नेम बॉक्स है जिसमें आपका सेल का नाम दिखाई देता है और ये आपका क्या है? यहाँ पर फॉर्मूला या सेल में जो भी लिखा होता है वो दिखाई देता है, फॉर्मूला बार। तो इसको लगाने के लिए या हटाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? व्यू टैब के अंदर शो शो और हाइड नाम का ऑप्शन रहता ही है और उसी के अंदर क्या मिलेगा? फॉर्मूला बार मिलेगा। ठीक है, तो हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं हमारे पास क्या है। हमें व्यू पे जाना है तो यहाँ पर तो इंसर्ट लिखा हुआ है इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है इसलिए गलत, यहाँ पर होम लिखा है। तो ये ही ऑप्शन है व्यू। एक ही जगह व्यू लिखा हुआ है, व्यू में शो हाइड ऑप्शन और उसके अंदर क्या मिलेगा? फॉर्मूला बार मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच टैब एड पिवोट टेबल चार्ट एंड हाइपरलिंक। अब पूछ रहा पिवोट टेबल चार्ट और हाइपरलिंक कहाँ मिलेंगे स्प्रेडशीट में? तो जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि एक्सेल के अंदर अगर हमें पिवोट टेबल लगानी है, पिवोट टेबल लगानी है, चार्ट लगानी है, तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? इंसर्ट। इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट के अंदर यहाँ पर आपको पिवोट टेबल मिल जाएगा, चार्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और पिक्चर लगानी है, कुछ भी लगाना है यहाँ पर। टेबल हो गई, पिवोट टेबल हो गई, पिक्चर हो गई, शेप्स हो गई और हाइपरलिंक हो गए, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, हेडर फुटर हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, सिग्नेचर लाइन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया या इक्वेशन या सिंबल्स हो गए। तो इनमें से कुछ भी लगाना तो वो आपको कहाँ मिलेगा? इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्ट आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? विच एक्सेल टैब इज यूज्ड फॉर इंपोर्टिंग, आउटलाइनिंग एंड सब टोटलिंग द डेटा प्लेस्ड इन अ वर्कशीट डेटा लिस्ट। वर्कशीट डेटा सूची में रखे गए डेटा को इंपोर्ट करना है, रेखांकित करना है और उपयोग करने के लिए किस एक्सेल टैब का? सिंपल इसमें पूछा ये ऑप्शन कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वापस से एक्सेल पे ले चलता हूँ। एक्सेल पे आएंगे आप, एक्सेल पे आने के बाद आप डेटा टैब पे आ जाइए। तो यहाँ पर होता है इंपोर्ट का ऑप्शन, जो ये डेटा को इंपोर्ट करने के लिए क्वेरी करना है, तो क्वेरी के लिए ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, और इसी में आपको यहाँ पर मिलेगा ये सब टोटल। ठीक है, तो सिंपल सब टोटल करना है, ग्रुप करना है, तो ये सारे ऑप्शन किसमें है? डेटा टाइप के अंदर है। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछे इंपोर्टिंग करना है, सब टोटलिंग करना है, आउटलाइनिंग करना है, और तो ये सारे ऑप्शन कहाँ पे मिलेंगे आपको? डेटा टैब में मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? विच एक्सेल एनालिसिस टूल इज बेस्ट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम विथ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल वाली समस्या को हल करने के लिए कौन सा एक्सेल विश्लेषण उपकरण सबसे अच्छा है?
तो सिंपल एक एक वेरिएबल की प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, गोल सीक का यूज करोगे। ठीक है, यहां पर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, यू नो द डेस्टिनेशन, आपको पता जाना कहाँ है, बट यू डोंट नो विच रोड, मतलब क्या इनपुट है आपका, विल गेट यू देयर। थ्री क्वेश्चंस गोल सीक आस्क यू, गोल सीक्स आपसे तीन क्वेश्चन पूछता है। व्हेन यू ओपन गोल सीक इन एक्सेल इट विल आस्क यू टू फिल इन एग्जैक्टली थ्री फील्ड। पहला फील्ड होता है सेट वैल्यू। तो सेट वैल्यू क्या है, द सेल दैट कंटेन योर फॉर्मूला द फाइनल रिजल्ट और टोटल, जिसमें फॉर्मूला लगा है वो आपकी क्या होगी, सेट वैल्यू होगी। टू वैल्यू, अब द एग्जैक्ट नंबर रिजल्ट यू वांट दैट फॉर्मूला टू हिट, कि आपको उस वैल्यू को बताना जहां पर आपको वो रिजल्ट लेके जाना है। बाई चेंजिंग सेल द सिंगल इनपुट सेल यू वांट एक्सेल टू एडजस्ट टू मेक इट्स हैपन, तो आपको वो सेल बतानी है जिसमें चेंजेस करना है। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। यहाँ पर ये डमी डेटा है मेरे पास। इस डमी डेटा में मेरे पास सब्जेक्ट है, स्कोर है, सब्जेक्ट मैथ के मार्क्स है, साइंस के, हिस्ट्री के और इंग्लिश के। और मैंने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, मैं इस एवरेज को यहाँ से डिलीट करता हूँ पहले। अभी क्या करना है मुझे, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इक्वल एवरेज। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं मैथ, साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश का एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, इन चार सब्जेक्ट का। ठीक है, और आप देख रहे हैं अभी इंग्लिश में मैंने कोई भी यहाँ पर डेटा नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने इसको रेंज दी, ब्रैकेट क्लोज किए और मैंने एंटर कर दिया। अब एवरेज कितना आ गया, 80 आ गया। लेकिन मैं चाहता क्या हूं कि मुझे एवरेज यहाँ पर कितना चाहिए, एवरेज चाहिए मुझे 90। मैं एवरेज को कहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ, एवरेज को 90 पे लेके जाना चाह रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता है कि इंग्लिश में यहाँ पर क्या एंट्री करनी है। मुझे इंग्लिश के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता है कि इंग्लिश में मैं कितना लिखूं कि मेरा रिजल्ट कितना आ जाए, 90 आ जाए। तो इस काम को करने के लिए कि मुझे इस सेल में क्या करना है, इस सेल में कोई डेटा चाहिए इंग्लिश में, लेकिन कितना चाहिए वो मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, डेटा टैब पे जाऊंगा, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाऊंगा और यहां से मैं चूज करूंगा गोल सी। ठीक है, गोल सी चूज किया मैंने। और सेट वैल्यू, मैं जहां पर फॉर्मूला लगा वो सेट वैल्यू रहेगी आपकी। टू वैल्यू कितना करना है, मैंने बोला 90 करना है। बाई चेंजिंग किस सेल में चेंजेस करना, तो मैंने बोला यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है, मैंने इसको बोला ओके। तो आप देखेंगे इसने क्या कर दिया है, इसने एवरेज मेरा कहां तक पहुंचा दिया, 90 तक। और यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, कोई भी इनपुट नहीं दिया था, और इसने स्कोरेज को कितना कर दिया है, 120 कर दिया। तो जैसे ये 120 हुआ तो टोटल ऑटोमेटिक जो टारगेट वैल्यू, वो टारगेट वैल्यू कितनी होगी, 90। मतलब हमें चाहिए कितना था, 90 चाहिए था और 90 आ गया। तो यही काम किसका है, यही काम गोल सीख का है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप देखेंगे, जब भी वन वेरिएबल की प्रॉब्लम होती है, वन वेरिएबल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या यूज करोगे, गोल सीक। और अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल है तो मल्टीपल वेरिएबल के लिए आप यूज करोगे सॉल्वर का। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल के लिए ट्रेंड लाइंस प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर आपको प्रिडिक्शंस दिखानी है कुछ भी तो उसके लिए आप यूज करोगे इसका। आई थिंक इट इज फिनिश। थैंक यू सो मच। बाकी हम एक बार मॉक टेस्ट भी लगा के देखेंगे, तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद इस एक्सेल को थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो आई थिंक वो मॉक टेस्ट में देख लेंगे एक बार। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट में जरूर बताएं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट। थैंक यू सो मच।